सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 7 का, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी खंड के तत्वों का अध्ययन हम कर रहे थे और इसमें हम वर्ग 16 के तत्वों का अध्ययन कर रहे थे। इस लेसन के हमारे 16 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर रहेगा 17 और इस आज के पार्ट में हम अध्ययन करेंगे ओजोन गैस का। यानी अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण अपर रूप होता है ओजोन, जिसको हम ओजोन गैस भी कहते हैं। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखो, हमें पता है कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप होता है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, एक अपर रूप है। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। अब देखो, भूतल से 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन एक मोटा आवरण बनाती है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। यानी अपन कह सकते हैं भूतल कह सकते हैं या भूमंडल। भूतल से 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन एक मोटा आवरण बनाती है, मोटा आवरण बनाती है। जिसे हम कहते हैं ओजोन परत। क्या कहते हैं? ओजोन परत। देखो क्या बताया हमने, भूतल से 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन एक मोटा आवरण बनाती है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। और यह ओजोन परत पृथ्वी की सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करती है। पृथ्वी की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करती है। यानी भूतल से 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन एक मोटा आवरण बनाती है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। और यही ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। यानी अपन कह सकते हैं कि यह ओजोन परत पृथ्वी पर सजीवों के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। अब देखो, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है वह पराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में आकर ओजोन गैस का निर्माण करती है। यानी अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे वायुमंडल में, ध्यान से समझना आप, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में आकर
संपर्क में आकर ओजोन का निर्माण करती है। ओजोन का निर्माण करती है। ओजोन का निर्माण करती है, यानी वायुमंडल की जो ऑक्सीजन गैस है वह पराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में आकर ओजोन का निर्माण करती है। यानी अपन कह सकते हैं ये रही हमारी ऑक्सीजन गैस, यूवी विकिरणों के संपर्क में आई, यानी पराबैंगनी विकिरणें, पराबैंगनी विकिरणें इनके संपर्क में आकर यह क्या बनाएगी, ओजोन गैस बनाती है। यानी ये तो है हमारी ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और ये है ओजोन गैस, ओजोन गैस। यानी अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि वायुमंडल की ऑक्सीजन पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर ओजोन परत का निर्माण करती है। क्या कहेंगे, ओजोन परत का निर्माण करती है। और यह ओजोन परत पृथ्वी का, या अपन कह सकते हैं हमारा सुरक्षा कवच होती है। सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कह सकते हैं, या हमारा सुरक्षा कवच कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को यह ओजोन परत पृथ्वी तक आने से रोकती है। तो इस प्रकार ओजोन परत का निर्माण होता है। जो वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस है वह पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके ओजोन गैस का निर्माण करती है, यानी ओजोन परत का निर्माण करती है। और यह ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच होती है, या हमारा सुरक्षा कवच होती है। यानी यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है, जिससे हमारा जो जीवन है वह सुरक्षित बना रहता है। तो देखो, ये तो बात हुई वायुमंडल में ओजोन गैस का निर्माण किस प्रकार होता है। अब हम कृत्रिम रूप से ओजोन का निर्माण कैसे करते हैं। देखो, हम इसके कृत्रिम रूप से बनाने की जो विधि है उसको देखते हैं हम। यानी कृत्रिम रूप से ओजोन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। देखो, कृत्रिम रूप से ओजोन का निर्माण करने के लिए शुष्क ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन करवाया जाता है। यानी हम क्या कहेंगे, ओजोन का निर्माण, ओजोन का निर्माण, ओजोन का निर्माण। और ओजोन का कृत्रिम रूप से निर्माण शुष्क ऑक्सीजन, ध्यान से समझना आप, क्या कहेंगे, शुष्क ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन, या ऐसे कह सकते हैं शुष्क ऑक्सीजन के नीरव विद्युत विसर्जन द्वारा, विद्युत विसर्जन द्वारा, शुष्क ऑक्सीजन के नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा हम ओजोन का निर्माण कर सकते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि शुष्क ऑक्सीजन की
क्या कहेंगे, शुष्क ऑक्सीजन की मंद धारा का विद्युत विसर्जन करवाने पर ओजोन प्राप्त होती है। करवाने पर ओजोन प्राप्त होती है। ओजोन प्राप्त होती है। देखो, शुष्क ऑक्सीजन की मंद धारा का विद्युत विसर्जन करवाने पर, विद्युत विसर्जन अपन कह सकते हैं नीरव विद्युत विसर्जन। यहाँ पे अपन नीरव और लगाएंगे, नीरव विद्युत विसर्जन करवाने पर ओजोन प्राप्त होती है। देखो, नीरव विद्युत विसर्जन का मतलब ये है शांत वातावरण में हम विद्युत धारा प्रवाहित करके शुष्क ऑक्सीजन का विद्युत विसर्जन करवाएंगे तो हमें ओजोन प्राप्त होती है। यानी अपन ये रही हमारी शुष्क ऑक्सीजन, हम करवा रहे हैं नीरव विद्युत विसर्जन, विद्युत धारा प्रवाहित करके। ये तो है हमारी शुष्क ऑक्सीजन, शुष्क ऑक्सीजन। शांत वातावरण में विद्युत धारा प्रवाहित करके हम इसका नीरव विद्युत विसर्जन करवा रहे हैं तो हमें ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। ओजोन गैस। अब देखो, ये जो ओजोन गैस प्राप्त हुई है इसकी सांद्रता 10% होती है। यानी अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे इस प्रकार प्राप्त ओजोन की सांद्रता, इस प्रकार प्राप्त ओजोन की सांद्रता 10% होती है। 10% होती है। यदि हमें 10% से अधिक सांद्रता की ओजोन प्राप्त करनी है तो फिर हमें ओजोनित्र का उपयोग करना होता है। यानी अपन कह सकते हैं यदि 10% से अधिक सांद्रता, 10% से अधिक सांद्रता की ओजोन प्राप्त करनी हो, की ओजोन प्राप्त करनी हो तो ओजोनित्र का उपयोग किया जाता है। ओजोनित्र का उपयोग किया जाता है। देखो, वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं, हम कृत्रिम रूप से ओजोन का निर्माण शुष्क ऑक्सीजन के नीरव विद्युत विसर्जन से कर सकते हैं। शुष्क ऑक्सीजन की मंद धारा का नीरव विद्युत विसर्जन करवाने पर ओजोन प्राप्त होती है। नीरव विद्युत विसर्जन का ये मतलब है कि शांत वातावरण में हम विद्युत धारा प्रवाहित करके शुष्क ऑक्सीजन का विद्युत विसर्जन करवाएंगे तो हमें ओजोन गैस प्राप्त होती है। और इस प्रकार प्राप्त ओजोन की जो सांद्रता है वह 10% होती है। और यदि 10% से अधिक सांद्रता की ओजोन प्राप्त करनी हो तो फिर ओजोनित्र का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गई कृत्रिम रूप से
ओजोन बनाने की विधि। अब हमने ओजोन का निर्माण देख लिया है, अब हम ओजोन की संरचना देखते हैं कि ओजोन की संरचना किस प्रकार होती है। यानी अब हमारी हेडिंग रहेगी ओजोन की संरचना। अब हम ओजोन की संरचना का अध्ययन करते हैं। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, ओजोन की संरचना। ओजोन की संरचना। देखो हम क्या कहेंगे कि ओजोन की संरचना वी जैसी होती है, वी शेप्ड। ओजोन की संरचना, ओजोन की संरचना वी जैसी होती है, वी शेप्ड, वी जैसी होती है, वी जैसी होती है। हम इसे वी शेप्ड कह सकते हैं। देखो मैं यहां पर ओजोन की संरचना बना रहा हूं। देखो एक तो होता है उपसह संयोजक बंध और एक होता है द्विबंध। यानी ऑक्सीजन के मध्य एक तो होता है उपसह संयोजक बंध और एक होता है ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसकी बात करते हैं अपन, 6 में से 2 तो बंध में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। इसकी बात करें, देखो 6 में से 2 तो इधर भाग ले रहे हैं और 1 इधर, यानी 2 इधर। इसका मतलब 2 और 2 4, क्योंकि ये बन रहा है उपसह संयोजक बंध और इस उपसह संयोजक बंध में यह ऑक्सीजन अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है। तो 6 में से 2 और 2 4, इसका मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं। इसकी बात करें तो इसके तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये लो, क्योंकि इस उपसह संयोजक बंध में इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। अब ये दे रहा है और ये ले रहा है, यानी इस उपसह संयोजक बंध में इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है और इसके ऊपर माइनस चार्ज। अगर हम इसकी अनुनादी संरचना बनाएं तो देखो किस प्रकार से बनाएंगे। यानी इस द्विबंध को हम यहाँ बना सकते हैं और इस उपसह संयोजक बंध को अपन यहाँ बना सकते हैं। यानी दूसरी इसकी अनुनादी संरचना बनती है इस प्रकार, ये लो, इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन और इसकी बात करें तो 2 तो यहाँ भाग ले रहे हैं और 2 यहाँ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब देखो ये दोनों हैं अनुनादी संरचनाएं। यदि हम इन दोनों अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर बनाएं तो देखो किस प्रकार से बनेगा, अनुनादी संकर। देखो अनुनाद के द्वारा इस एकल बंध में भी आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं और इसमें भी आंशिक, यानी अपन कह सकते हैं कि दोनों
ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध समान लंबाई के होते हैं। दोनों बंधों में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, यानी ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध लंबाई समान हो जाती हैं। और कितनी होती है? 128 पिकोमीटर। दोनों बंध लंबाई 128 पिकोमीटर की होती हैं। दोनों बंध लंबाई समान होती हैं। अब देखो यहाँ पर भी क्या है? आंशिक द्विबंध है और यहाँ पर भी क्या बन रहा है? द्विबंध बन रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि दोनों बंधों में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। तो ये मैंने आंशिक द्विबंध दिखा दिया है। इसके ऊपर भी ऋणात्मक आवेश है और इसके ऊपर भी ऋणात्मक आवेश है, यानी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ ऋणात्मक आवेश। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है और इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है। बात करते हैं इस ऑक्सीजन की, यहाँ पर तो क्या है? प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे अपन प्लस चार्ज दिखा सकते हैं। और ये जो बंध कोण है ये होता है 117 डिग्री का, यानी ये है हमारा अनुनादी संकर, रेजोनेंस हाइब्रिड हम इसे कह सकते हैं, अनुनादी संकर। यानी ये तो हो गई ओजोन की अनुनादी संरचनाएं, और इन दोनों अनुनादी संरचनाओं को हमने क्या बना दिया? अनुनादी संकर। यानी ये संरचना इन दोनों संरचनाओं की व्याख्या करती है। बंध कोण 117 डिग्री, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध लंबाई समान होती है। कितनी होती है? 128 पिकोमीटर। इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इन दोनों ऑक्सीजनों के ऊपर माइनस चार्ज उपस्थित होता है। तो ये हो गई हमारी ओजोन की संरचना। वी जैसी आकृति, वी शेप्ड इसकी संरचना होती है। अब देखो हमने ओजोन की संरचना देख ली। अब हम ओजोन के गुणों की चर्चा करते हैं, और गुणों में हम पहले लेंगे ओजोन के भौतिक गुण। ओजोन के भौतिक गुण, यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? ओजोन के भौतिक गुण। ओजोन के भौतिक गुण। ओजोन के भौतिक गुणधर्म या भौतिक गुण। देखो भौतिक गुणों में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं रंग की। देखो ओजोन की अलग अलग प्रावस्थाओं का जो रंग है वह अलग अलग होता है। यानी अपन पहले गैस प्रावस्था की बात करें, ओजोन की गैस प्रावस्था। गैस प्रावस्था में इसका रंग होता है पीला नीला, पीला नीला। अगर हम इसकी द्रव प्रावस्था की बात करें तो द्रव प्रावस्था में ओजोन का रंग होता है नीला। और यदि हम ओजोन की ठोस प्रावस्था की बात करें तो ठोस प्रावस्था में इसका रंग होता है बैंगनी काला, बैंगनी काला। तो ये तो हो गया इसका रंग। गैस प्रावस्था में इसका रंग होता है पीला नीला, द्रव प्रावस्था में इसका रंग होता है नीला, और ठोस प्रावस्था में इसका रंग होता है बैंगनी काला। अब हम बात करते हैं गंध की। ओजोन में तीक्ष्ण गंध होती है, जिसे हम तीखी गंध भी कह सकते हैं, तीक्ष्ण गंध। नेक्स्ट अपन विलेयता की चर्चा करते हैं। तो अपन क्या कहेंगे? ओजोन जल में क्या होती है? अविलय, जल में अविलय होती है, जल में अविलय। परंतु कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में विलय होती है।
कार्बनिक विलायकों में विलय होती है। देखो कार्बनिक विलायक कौन से होते हैं, जैसे CCl4 है, बेंजीन है, एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इनमें तो क्या होती है यह विलय, लेकिन जल में क्या है ये अविलय। जल में अविलय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होती है। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं भौतिक गुण। अपन कह सकते हैं कि ओजोन का वाष्प घनत्व, ओजोन का वाष्प घनत्व वायु से अधिक होता है, वायु से अधिक होता है। यानी अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ओजोन वायु से भारी होती है। देखो वायु का वाष्प घनत्व कितना होता है, वायु का वाष्प घनत्व, वायु का वाष्प घनत्व होता है 14.4 और ओजोन का वाष्प घनत्व होता है, ओजोन का वाष्प घनत्व ये होता है 24। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ओजोन वायु से भारी होती है, यानी ओजोन का वाष्प घनत्व वायु से अधिक होता है। नेक्स्ट भौतिक गुण में हम गलनांक की चर्चा करें तो हम क्या कहेंगे कि ओजोन का गलनांक 806 केल्विन होता है। अगर हम इसके क्वथनांक की चर्चा करें तो ओजोन का क्वथनांक होता है 161.2 केल्विन। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण ओजोन के भौतिक गुण देखे हैं। पहला भौतिक गुण हमने देखा रंग। गैस प्रावस्था में रंग होता है पीला नीला, द्रव प्रावस्था में रंग होता है नीला, ठोस प्रावस्था में रंग होता है बैंगनी काला। इसकी गंध तीक्ष्ण गंध होती है। विलेयता की बात करें तो ओजोन जल में तो अविलय होती है परंतु कार्बनिक विलायकों में यह विलय होती है। ओजोन का वाष्प घनत्व वायु से अधिक होता है, यानी वायु का वाष्प घनत्व तो होता है 14.4 और ओजोन का वाष्प घनत्व होता है 24 यानी 24। इसका गलनांक होता है 806 केल्विन और क्वथनांक होता है इसका 161.2 केल्विन। अब देखो अगले भौतिक गुण में हम क्या कर सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ, स्टार लगा के आप लिखोगे। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि कम मात्रा में ओजोन हानिकारक नहीं होती है। ओजोन हानिकारक, कम मात्रा में ओजोन हानिकारक नहीं होती है। कम मात्रा कह सकते हैं या अपन कह सकते हैं थोड़ी सी मात्रा, यानी कम सांद्रता में ओजोन हानिकारक नहीं होती है। परंतु ध्यान से समझना, परंतु यदि इसकी सांद्रता 100 ppm से अधिक हो जाए, 100 ppm से अधिक हो जाए तो यह हानिकारक हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। देखो क्या बताया मैंने आपको कि कम मात्रा में ओजोन हानिकारक नहीं होती है, परंतु यदि इसकी सांद्रता 100 ppm से, ppm है 100 ppm पार्ट पर मिलियन, 100
ppm से अधिक हो जाए, 100 ppm से अधिक हो जाए तो यह हानिकारक हो जाती है। और देखो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी पहली समस्या उत्पन्न हो जाती है सांस लेने में असुविधा, सांस लेने में असुविधा। यानी बात सीधी सी है, श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है। सिर दर्द होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, मितली आना, मितली आना। यानी अपन कह सकते हैं यदि ओजोन की सांद्रता 100 ppm से अधिक हो जाए तो हमें श्वास लेने में असुविधा होती है, सिर दर्द हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, मितली आना, यानी अपन कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा में मिर्गी आना, मितली आना। तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कब? जब ओजोन की सांद्रता 100 ppm से अधिक हो जाती है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारे ओजोन के भौतिक गुण हो गए। अब हम ओजोन के रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं। अब हम ओजोन के रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? ओजोन के रासायनिक गुण। ओजोन के रासायनिक गुण। ओजोन के रासायनिक गुण। देखो ओजोन के रासायनिक गुणों में हम क्या कह सकते हैं कि ओजोन बहुत ही क्रियाशील होती है। ये ऐसे कह सकते हैं कि ओजोन बहुत ही अस्थायी होती है, जिससे इसका विघटन हो जाता है और हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, जिसके साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है। यानी हम कह सकते हैं ये है ओजोन। इसका क्या हो जाएगा? विघटन। विघटन। और इसके विघटन से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है। ये है ओजोन। क्या कहा हमने कि ओजोन बहुत अधिक क्रियाशील होती है, जिससे यह ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है और साथ में ऊष्मा मुक्त होती है। अब देखो ऊष्मा मुक्त हो रही है, इसका मतलब यह ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। क्या कहेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब देखो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान क्या होता है? ऋणात्मक। यानी यहाँ पर डेल एच नेगेटिव है। अब देखो हम डेल एच की बात करें एंट्रोपी, यानी यदि देखो अभिकारक भी गैसीय अवस्था में है और उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है। यानी गैसीय अभिक्रिया में यदि अभिकारक से उत्पादों के अणुओं की संख्या अधिक है तो हम क्या कहेंगे कि एंट्रोपी का मान बढ़ रहा है। यानी एंट्रोपी क्या होगी? धनात्मक। यहाँ पर अभिकारक के 2 अणु हैं जबकि उत्पाद के 3 अणु हैं। यानी अभिकारक के अणुओं से उत्पाद के अणुओं की संख्या अधिक है। इसका मतलब एंट्रोपी का मान बढ़ रहा है। यानी इस अभिक्रिया के लिए हम डेल एस का मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? धनात्मक। डेल एस का मान क्या है? पॉजिटिव। अब देखो इस अभिक्रिया के लिए हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण लागू करते हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या होती है? देखो डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है। अब देखो इसकी 3 कंडीशन होती हैं। यदि डेल जी का मान नेगेटिव हो तो अपन क्या कहते हैं? अभिक्रिया स्वतः संपन्न होती है।
और यदि डेल जी का मान धनात्मक होता है तो हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया असवता होती है, अभिक्रिया असवता होती है। और यदि डेल जी का मान शून्य हो तो हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया साम्य में होती है। ये डेल जी के मान की 3 कंडीशन होती हैं। डेल जी ऋणात्मक है तो अभिक्रिया स्वतः संपन्न होगी, डेल जी धनात्मक है तो अभिक्रिया असवतः होगी, और यदि डेल जी शून्य है तो अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है। अब हम इस अभिक्रिया की बात करते हैं। इसके लिए हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण लागू करते हैं। देखो, डेल जी इक्वल टू डेल एच का मान तो क्या है, ये रहा ऋणात्मक, यानी माइनस डेल एच, फिर माइनस ये रहा टी, डेल एस क्या है, पॉजिटिव, ये लो। यानी अगर हम इसको डेल जी के मान की गणना करें तो देखो डेल एस तो क्या है, माइनस डेल एच। अब देखो डेल एस पॉजिटिव और टी यानी यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव, यानी माइनस टी डेल एस। यानी ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास डेल जी का ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। और देखो अभी मैंने क्या बताया कि अगर डेल जी का मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक, तो अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः। यानी यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ओजोन के विघटन की अभिक्रिया, ओजोन के विघटन की अभिक्रिया एक स्वतः संपन्न होने वाली अभिक्रिया है, स्वतः संपन्न होने वाली अभिक्रिया है, स्वतः संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। यानी वायुमंडल में ओजोन का ऑक्सीजन में स्वतः विघटन होता रहता है और साथ में ऊष्मा मुक्त होती रहती है। अब देखो, यदि ओजोन की सांद्रता अधिक है, अधिक मात्रा में ओजोन उपस्थित है, तो अपन कहेंगे कि विस्फोट के साथ उसका क्या होगा, विघटन, क्योंकि स्वतः अभिक्रिया है तो स्वतः उसका विघटन होगा ऑक्सीजन में, और विस्फोट के साथ यानी साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। तो ये हो गया ओजोन का पहला रासायनिक गुण। अब हम बात करते हैं ओजोन के दूसरे रासायनिक गुण की। देखो, दूसरे रासायनिक गुण में हम कह सकते हैं कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है या होती है। क्या कहेंगे, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ओजोन एक प्रबल, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह आसानी से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। इंपॉर्टेंट बात है भाई, आसानी से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। क्या कहा कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्योंकि यह आसानी से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। यानी ये है हमारे पास ओजोन, यह क्या बनाएगी, O2 प्लस O, और इसे हम कहते हैं नवजात ऑक्सीजन।
नवजात ऑक्सीजन, यानी यह नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न कर रही है, इसकी वजह से यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है। ये है हमारी ओजोन। अब प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर रही है, इसका मतलब यह अभिक्रिया में भाग लेकर जो अभिकारक के अणु होते हैं उनका यह ऑक्सीकरण कर देती है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, देखो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सल्फाइड का। यह सल्फाइड को सल्फेट में, ध्यान से समझना, यानी धातु के जो सल्फाइड हैं उनको सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है, ऑक्सीकृत कर देती है, ऑक्सीकृत कर देती है। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, ZnS जिंक का सल्फाइड है, इसकी अभिक्रिया होगी ओजोन के साथ, तो देखो क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड है, अब बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और साथ में 4O2। देखो 4 × 3 = 12 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 4 तो ये रहे और 4 दूनी 8, 8 और 4 12, यानी सल्फाइड से क्या बन गया, सल्फेट। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं PbS + 4O3, तो इसका भी क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा PbSO4 और साथ में 4O2। इसी प्रकार हम MnS की बात करें, मैंगनीज सल्फाइड 4O3 क्या बन जाएगा, मैंगनीज का सल्फेट, यानी MnSO4 + 4O2। तो हमने क्या कहा कि यह सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यह आयोडाइड आयनों को, इंपॉर्टेंट है भाई, यह आयोडाइड आयनों को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देती है, आयोडीन में ऑक्सीकृत, आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देती है, ऑक्सीकृत कर देती है। देखो किस प्रकार से ऑक्सीकृत करेगी, 2I- + H2O + O3। देखो ये है आयोडाइड आयन, यानी इनसे तो बन जाएगी आयोडीन प्लस 2OH- और साथ में ऑक्सीजन गैस। अब देखो ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी अपन कह सकते हैं, स्टार लगा के लिखोगे आप, कि इस अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग ओजोन के मात्रात्मक आकलन में किया जाता है, मात्रात्मक आकलन में किया जाता है, मात्रात्मक आकलन में किया जाता है। स्टार लगा के इस बात को आप लिखोगे। देखो किस प्रकार से इस अभिक्रिया का उपयोग ओजोन के मात्रात्मक आकलन में करते हैं, यानी अभिक्रिया करवाते हैं हम पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया हम ओजोन के साथ करवाते हैं, तो हमें आयोडीन प्राप्त होगी, साथ में 2KOH और साथ में ऑक्सीजन गैस। अब देखो ये जो आयोडीन बनी है
इसका हम अनुमापन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अनुमापन, टाइट्रेशन। और इसका अनुमापन करवाते हैं सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट के मानक विलयन के साथ, मानक विलयन के साथ। ध्यान से समझना इस बात को। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि ओजोन का मात्रात्मक आकलन किस प्रकार से किया जाता है। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया? 2I + H2O + ओजोन, I2 + 2OH- + O2। इस अभिक्रिया का उपयोग ओजोन के मात्रात्मक आकलन में करते हैं। कैसे करते हैं? अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया करवाते हैं सबसे पहले ओजोन के साथ, तो हमें आयोडीन का अणु प्राप्त हो जाता है, साथ में 2KOH और ऑक्सीजन। अब इस आयोडीन का अनुमापन करवाते हैं सोडियम थायोसल्फेट के मानक विलयन के साथ, तो हमें इस आयोडीन की मात्रा ज्ञात हो जाएगी और इस आयोडीन की मात्रा के आधार पर हम ओजोन की मात्रा का आकलन कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के आप इसको लिख लोगे। तो ये हमारा ओजोन का दूसरा रासायनिक गुण हो गया। बात करते हैं हम ओजोन के तीसरे रासायनिक गुण की। ओजोन के तीसरे रासायनिक गुण की हम अब चर्चा करते हैं। देखो, जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं, सुपरसोनिक जेट विमान, यानी हम ओजोन के तीसरे रासायनिक गुण की चर्चा कर रहे हैं। क्या बताया मैंने? सुपरसोनिक जेट विमान। इन सुपरसोनिक जेट विमानों में जो उत्सर्जित गैसें होती हैं, या अपन कह सकते हैं इनसे उत्सर्जित होने वाली गैसें, उत्सर्जित गैसें, इन गैसों में क्या होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ध्यान से समझना आप, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनी है, ये क्या करेगी? ये ओजोन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन, यानी हम कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखो, सुपरसोनिक जेट विमानों से उत्सर्जित गैसों में नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ अभिक्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देती है। यानी अपन कह सकते हैं कि यह नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी जो ओजोन परत है उसके लिए हानिकारक होती है। यानी इसकी वजह से ओजोन परत का धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है, या अपन कह सकते हैं क्षरण हो रहा है। ओजोन परत नष्ट हो रही है और जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही हैं और जो पृथ्वी पर जीवन है उसको नष्ट कर रही हैं। तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि यह ओजोन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देती है। तो ये हमारा ओजोन का तीसरा रासायनिक गुण हो गया। अब हम ओजोन के नेक्स्ट रासायनिक गुण की चर्चा करते हैं। देखो, अब हमारा ओजोन का जो नेक्स्ट रासायनिक गुण है 4 नंबर। देखो, अपन कह सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जिनको हम फ्रीज भी कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, इसके अलावा जो एसी होती हैं, एयर कंडीशनर,
इनमें जो गैस प्रयुक्त होती है, गैस प्रयुक्त होती है, इन गैसों में क्या होता है, CFC यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्या कहते हैं इन्हें, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्या बताया मैंने कि जो रेफ्रिजरेटर या AC होते हैं उनमें जो गैस प्रयुक्त होती है उस गैस में CFC पाई जाती है यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अब देखो ये CFC नवजात क्लोरीन उत्पन्न करती है, नवजात क्लोरीन यानी क्लोरीन मुक्त मूलक उत्पन्न करती है। अब देखो ये जो नवजात क्लोरीन उत्पन्न हुई है, ये नवजात क्लोरीन शीघ्रता से ओजोन के साथ अभिक्रिया कर, ध्यान से समझना आप, ओजोन के साथ अभिक्रिया कर ClO मुक्त मूलक का निर्माण करती है और ऑक्सीजन गैस बना देती है। और ये ClO मुक्त मूलक वापस ओजोन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, Cl मुक्त मूलक और 2O2, वापस से यह क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन के साथ अभिक्रिया कर ClO मुक्त मूलक और O2 का निर्माण, यानी इस प्रकार यह अभिक्रिया चलती रहती है, एक चेन रिएक्शन बन जाती है। अपन क्या कहेंगे, श्रृंखला अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो देखो यानी रेफ्रिजरेटर और AC में जो CFC गैस है उससे क्या उत्पन्न हुई, नवजात क्लोरीन यानी क्लोरीन मुक्त मूलक। यह क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन के साथ अभिक्रिया करके एक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देता है। तो अपन कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर व AC में जो CFC है वह भी हमारी ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। तो ये हमारे ओजोन के रासायनिक गुणधर्म। अब हम अंत में ओजोन के उपयोगों की चर्चा करते हैं। अब हमारी हेडिंग रहेगी ओजोन के उपयोग, ओजोन के उपयोग। देखो ओजोन का पहला उपयोग होता है ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। ओजोन का दूसरा उपयोग होता है विरंजक, विरंजक के रूप में। और ओजोन का तीसरा महत्वपूर्ण उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। तो ये हमने ओजोन के उपयोगों की चर्चा कर ली है, यानी ओजोन का महत्वपूर्ण उपयोग है ऑक्सीकारक के रूप में, विरंजक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। तो देखो इस आज के वीडियो में हमने ओजोन गैस का डिटेल से अध्ययन किया है। हमने ओजोन का कृत्रिम निर्माण देखा, ओजोन की संरचना का अध्ययन किया, ओजोन के भौतिक गुणों का अध्ययन किया, ओजोन के रासायनिक गुण देखे हमने, और अंत में हमने ओजोन के उपयोग देखे। यानी अपन कह सकते हैं कि हमारा ओजोन गैस वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।